मैं पूरे 800 किलो का एक बेहद मोटा और बेतरतीब आदमी था। फिर भी मेरी शादी एक बेहद खूबसूरत शांत स्वभाव वाली महिला अधिकारी से हो गई। लेकिन शादी के 3 साल बाद तक उसने मुझे अपनी एक उंगली तक छूने नहीं दी। मुझे लगा कि वो सिर्फ मेरे मोटापे से नफरत करती है, इसलिए मेरे साथ इतना ठंडा व्यवहार करती है। लेकिन एक दिन मैंने उससे उसके बचपन के दोस्त के साथ हाथ पकड़कर मार्केट में घूमते और गाल से गाल मिलाकर फोटो खिंचवाते देखा। तब मुझे समझ आया कि उसने मुझसे शादी प्यार की वजह से नहीं की थी, बल्कि सिर्फ अपने दादाजी का एहसान चुकाने के लिए की थी। इसलिए जब उसकी माँ ने फिर से मुझे मोटा कहकर ताना मारा और चाहा कि उसकी बेटी और उसका बचपन का दोस्त IVF करवाएं, तब मैंने तय कर लिया कि अब और नहीं सहूंगा। अगर आपको वही अपना दामाद बनाना है तो ठीक है, मैं आप सबकी इच्छा पूरी कर देता हूँ, मैं डिवोर्स लेता हूँ। मेरी ये बात सुनते ही सास पहले तो चौंक गई, फिर उसकी आंखों में चमक आ गई। तुम सच कह रहे हो? मैं सिर हिलाने ही वाला था कि अगले ही पल पत्नी का चेहरा एकदम बदल गया। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खड़ा किया। तुम क्या बकवास कर रहे हो माँ? ये हम दोनों के बीच की बात है, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो मुझे अपने मायके से बाहर ले आए। काफी दूर आने के बाद वो रुकी, भौहें सिकोड़कर मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी इरिटेशन साफ दिखाई दे रही थी। तुम फिर क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा, मैं सीरियस हूँ। वो कुछ पल चुप रही, काफी देर तक मुझे देखती रही, फिर बोली, मैंने दादाजी से वादा किया था कि मैं तुमसे शादी करूंगी और मैं अपना वादा निभाऊंगी। मैंने कभी तुमसे डिवोर्स लेने के बारे में नहीं सोचा। उसकी ये बात सुनकर मैं कड़वी हंसी हंस पड़ा। कभी डिवोर्स नहीं सोचा? वो सच में कुछ भी कह सकती है। मुझे अच्छी तरह याद है कि पिछले जन्म में उसी ने मुझसे डिवोर्स मांगा था। बिना किसी वार्निंग के उसने नोटिफिकेशन की तरह डिवोर्स पेपर मेरे सामने रख दिया था। मैंने तुम्हें बहुत सह लिया, तुम्हारे दादाजी का एहसान भी काफी चुका दिया, अब हमारे बीच सब खत्म। पिछले जन्म में मरते दम तक मुझे समझ नहीं आया कि उसने अचानक डिवोर्स क्यों मांगा था, लेकिन इस जन्म में मैं वजह जानना भी नहीं चाहता था। मैंने उससे ज्यादा बहस नहीं की क्योंकि मैंने तारीख गिन ली थी। पिछले जन्म में जिस दिन उसने डिवोर्स मांगा था वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं था। इस बार मैं खुशी खुशी उस डिवोर्स पेपर पर साइन कर दूंगा। उसके बाद मैं वेट लॉस करने और रेस्टोरेंट चलाकर पैसे कमाने में लग गया। 600 युएन ये वो कुल खर्च था जो इन सालों में उसने मुझ पर किया था। इसे मैं उसका एहसान मानता था। रेस्टोरेंट अच्छे से चलने लगे और जैसे ही मैं ये 600 युएन कमा लूंगा उसे वापस कर दूंगा, फिर हमारा हिसाब हमेशा के लिए बराबर हो जाएगा। मैं हर दिन इतना बिजी रहता कि पैरों को आराम तक नहीं मिलता। सुबह अंधेरा रहते ही दौड़ लगाता, फिर सीधे सब्जी मार्केट जाकर सामान खरीदा, रेस्टोरेंट लौटे ही सब्जियां धोता और तैयारी करता। ऐसे ही 2 महीने बीत गए और मेरा छोटा रेस्टोरेंट पूरे इलाके में फेमस हो गया। इतनी मेहनत से वेट लॉस भी सिर्फ एक्सरसाइज करने से कहीं ज्यादा तेजी से हुआ। 2 महीने में मेरा पूरे 50 जिन वजन कम हो गया। एक दिन रेस्टोरेंट बंद करके शाम के सूरज के साथ घर लौटा। आज कस्टमर्स बहुत ज्यादा आए थे, सारा सामान जल्दी खत्म हो गया था। मैं पसीने से तर था और पूरा शरीर चिपचिपा हो रहा था। मैं बस जल्दी से नहाना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैंने कपड़े उतारे बांस का पर्दा अचानक बाहर से उठ गया। मैं घबरा गया और तुरंत तौलिया लपेट लिया। पीछे मुड़कर देखा तो टाइट ड्रेस पहने पत्नी से मेरी नजरें मिल गईं। मैं इतना घबरा गया कि नजरें हटाना चाहता था, लेकिन मेरी आंखें अपने आप उसी पर टिक गईं। मेरा चेहरा तुरंत गर्म हो गया। उसी समय उसकी आंखें भी फैल गईं और उनमें एक पल के लिए हैरानी और अट्रैक्शन दोनों दिखाई दिए। वो जल्दी से संभली, उसके कान लाल हो गए और वो बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद मैं नहाकर बाहर आया, लेकिन बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। मैंने आंगन में बैठे उसे देखा। आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? ट्रेनिंग जल्दी खत्म हो गई, इतना कहकर वो चुप हो गई और बस मुझे देखती रही। उसकी नजरें बार बार मेरे शरीर पर जा रही थीं। अब मेरे चेहरे की चर्बी काफी कम हो चुकी थी और असली फेशियल फीचर्स साफ दिखाई देने लगे थे। उसने पहली बार महसूस किया कि मैं असल में काफी हैंडसम हूँ। तुम इतने पतले कैसे हो गए? रेस्टोरेंट के काम में इतना बिजी रहा कि पता ही नहीं चला कब वेट कम हो गया। अचानक हम दोनों के बीच अजीब सी खामोशी छा गई। मैंने सिर झुकाकर कहा, मैं नहा चुका हूँ, अब तुम नहा लो। उसके बाथरूम में जाने के बाद मैंने ठंडे पानी से चेहरा धोया ताकि चेहरे की गर्मी कम हो जाए। आज उसने सामान्य से काफी ज्यादा देर तक नहाया। जब तक मैं कमरे में बैठकर रेस्टोरेंट का पूरा हिसाब खत्म कर चुका तब जाकर वो बाहर आई। मैं पैसे गिनने में इतना मग्न था कि मुझे पता ही नहीं चला वो कब मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। तभी मेरे कानों में उसकी हल्की हंसी सुनाई दी। लगता है तुम्हारा रेस्टोरेंट काफी अच्छा चल रहा है। मैं चौंक गया और तुरंत अकाउंट बुक बंद कर दी। हाँ ठीक ठाक है, लेकिन सच तो ये था कि बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। सिर्फ 2 महीने में कॉस्ट निकालने के बाद और पॉन शॉप से अपना पेंडेंट छुड़ाने के पैसे निकालकर भी मैंने 150 युएन 6 माओ 3 फेन का साफ प्रॉफिट कमा लिया था। अब सिर्फ 429 युएन 3 माओ 7 फेन और कमाने थे, फिर उसका पूरा एहसान चुका देता। मेरी आंखों में अब पहले जैसी उदासी नहीं बल्कि उम्मीद की चमक थी। उसने भी ये बदलाव महसूस किया और धीमी आवाज में बोली, वो क्या अब हमें एक बच्चा नहीं कर लेना चाहिए? उसे लगा था कि ये बात सुनकर मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन उसका मतलब समझते ही मेरा चेहरा सख्त हो गया। मैंने बिना सोचे मना कर दिया, रहने दो, मैं हर दिन बहुत बिजी रहता हूँ और तुम्हें भी ट्रेनिंग करनी होती है। अगर बच्चा हो गया तो बहुत परेशानी होगी। इतना कहकर मैंने अकाउंट बुक उठाई और बाहर जाने लगा। मैं सुबह बहुत जल्दी उठ जाता हूँ, कहीं तुम्हारी नींद न खराब हो जाए, इसलिए मैं बगल वाले कमरे में सो जाऊंगा। जो महिला ऑफिसर अब तक अपने पति को पास भी नहीं आने देती थी, पहली बार उसके मन में थोड़ा लगाव पैदा हुआ था, लेकिन उसे सीधा इनकार मिल गया। उसका चेहरा थोड़ा उतर गया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा कोई और मतलब नहीं था। अगर तुम मेरे साथ बच्चा नहीं चाहते तो ठीक है, लेकिन पति पत्नी अलग अलग कमरों में सोएं, ये कैसी बात हुई? मैं भी सुबह जल्दी उठी हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने होंठ भींच लिए और फिर कुछ नहीं कहा। उसके बाद कुछ समय तक रेस्टोरेंट का बिजनेस और अच्छा होता गया। मैंने एक हेल्पर भी रख लिया। मेरे और उसके रिश्ते भी पहले से काफी बेहतर हो गए। मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा पतला होता गया और उसका व्यवहार भी पहले से ज्यादा नरम और केयर करने वाला हो गया। खाली समय में वो रेस्टोरेंट आकर मुझे घर ले जाती। यहाँ तक कि एक दिन वो मुझे नए डिपार्टमेंट स्टोर भी ले गई और बोली कि मेरे लिए गोल्ड रिंग खरीदना चाहती है। हमारी शादी बहुत जल्दी में हुई थी। अब सब लोग वेडिंग रिंग पहनते हैं तो हम भी पहनकर देखें। अगर मैं कहूँ कि मेरा दिल बिल्कुल नहीं डोला तो वो झूठ होगा। पिछले जन्म में मैं ऐसी ही पत्नी का सपना देखा था, लेकिन मेरे अंदर बची हुई थोड़ी सी समझदारी ने मुझे फिर होश में ला दिया। मैंने सिर हिलाया। मुझे ज्वेलरी पहनना पसंद नहीं है। इस जन्म में मैं खुद को पिछले जन्म की तरह उसी गड्ढे में दोबारा गिरने नहीं दूंगा। 3 दिन बाद 23 सितंबर आने वाला था। यही वो दिन था जब पिछले जन्म में उसने बिना किसी वार्निंग के मुझसे डिवोर्स मांगा था। इस बार मैं वही गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। 22 सितंबर की शाम मैं रेस्टोरेंट के किचन में सफाई कर रहा था। बस आखिरी कस्टमर के
खाना खत्म करने का इंतजार था, फिर शॉप बंद करने वाला था। तभी वो कस्टमर खाना खाकर उठा, लेकिन 2 कदम चलते ही अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। मैं घबरा गया और तुरंत स्टाफ के साथ मिलकर उसे सबसे नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचाया। अच्छी बात यह रही कि कोई बड़ा खतरा नहीं हुआ। जब उसके फैमिली मेंबर्स आ गए और मैंने पूरी बात समझा दी, तब मैं स्टाफ से अलग होकर घर लौटने लगा। लेकिन जैसे ही मुड़ा, वहीं का वहीं रुक गया। मैंने देखा कि मेरी पत्नी का बचपन का दोस्त बिना किसी झिझक के सबके सामने उसे आधा गले लगाए हुए गायनिकोलॉजी डिपार्टमेंट से बाहर निकल रहा था। वो गायनिकोलॉजी डिपार्टमेंट में क्या करने आई थी और उसका बचपन का दोस्त यहाँ क्यों था, पता नहीं क्यों। मैं चुपचाप उनके पीछे चल पड़ा। हॉस्पिटल से बाहर तक उनका पीछा करता रहा। तभी हवा के साथ उस आदमी की आवाज मेरे कानों तक पहुंची, तुम चिंता मत करो, ये बच्चा पैदा होने के बाद उसकी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। ये सुनते ही मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया, कानों में सिर्फ भनभनाहट रह गई। अचानक सारी बातें आपस में जुड़ गईं। तभी मुझे एहसास हुआ कि पिछले जन्म में भी लगभग इसी समय उसने मुझसे डिवोर्स मांगा था। जो बात अब समझ नहीं आई थी, आज सब साफ हो गया। पिछले जन्म में उसने डिवोर्स इसलिए मांगा था क्योंकि वो किसी दूसरे आदमी के बच्चे की मां बनने वाली थी और जल्दी से उससे शादी करना चाहती थी। मेरे सीने में दबा हुआ दर्द अचानक फूट पड़ा। मुझे लगा था कि मैंने खुद को इस दिन के लिए तैयार कर लिया है, लेकिन सच सामने आते ही ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर बिजली गिर गई हो। पूरे शरीर का खून जैसे जम गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसके जैसे कैरेक्टर वाली इंसान शादी के रहते ऐसा काम कर सकती है। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर जोर से हथौड़ा मार दिया हो। मैं सीधा उनके सामने गया और ठंडे चेहरे से पूछा, तुम्हारी बात का क्या मतलब है? दोनों एकदम चौंक गए। वो आदमी तुरंत उसके सामने आकर खड़ा हो गया और सख्त आवाज में बोला, जो कहना है मुझसे कहो। पत्नी ने भौहें सिकोड़ ली, तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और मुझे देखकर सावधानी से बोली, पहले शांत हो जाओ। उसका सिर्फ इतना सा एक्शन मेरे दिल में सुई की तरह चुभ गया। सचमुच पिछले कुछ समय से जो उसका प्यार और केयर मुझे मिल रहा था, वो सब सिर्फ दिखावा था। जब असली वक्त आया, उसके दिल में हमेशा किसी और की जगह थी। मैंने अभी कुछ किया भी नहीं था और वो पहले से ही मुझसे बचाव करने लगी थी। मैं कुछ कह पाता उससे पहले पीछे से नर्स दौड़ती हुई आई और बोली, पेशेंट के फैमिली मेंबर कौन है? आपकी रिपोर्ट यहीं छूट गई है। उसने मेरी तरफ गहरी नजर से देखा और बोली, मैं थोड़ी देर में लौटकर तुम्हें सब समझाऊंगी। इतना कहकर वो वापस अंदर चली गई। तभी वो आदमी मेरे सामने आया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, जीजा जी सॉरी। मैं भौहें सिकोड़कर उसकी बात समझ ही रहा था कि वो अचानक एक कदम पीछे हटा और जोर से चिल्लाया, जीजा जी आपने मुझे क्यों धक्का दिया? अगले ही पल वो सीधा सीढ़ियों से नीचे लुढ़क गया। उसके सिर से बहुत सारा खून बहने लगा। मेरी सांस जैसे रुक गई। तभी अगले ही पल पत्नी की गुस्से से भरी आवाज मेरे कानों में गूंज उठी। वो दौड़कर खून में पड़े गू शुहेंग को उठाने लगी और उसे लेकर हॉस्पिटल के अंदर भाग गई। 2 घंटे बाद इमरजेंसी रूम का दरवाजा खुला। व्हाइट कोट पहने डॉक्टर बाहर आया और लंबी सांस लेकर बोला, जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन दिमाग में ब्लड क्लॉट है, आगे ध्यान से ऑब्जर्वेशन करना होगा। उसी समय अंदर से गू शुहेंग की आवाज भी सुनाई दी। मैं कॉरिडोर में खड़ा था। मेरा चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। मेरा गला भर आया था। मेरे मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, मैंने उसे धक्का नहीं दिया। लेकिन सू मेंग्याओ मेरी एक बात भी सुनने को तैयार नहीं थी। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थी। वो मुझे घूरते हुए बोली, शेन यीफेंग, मुझे लगा था तुम बदल गए हो, लेकिन तुम आज भी वैसे ही हो। अभी शुहेंग जिस इंसान की जिम्मेदारी लेने की बात कर रहा था, वो मैं नहीं थी। उसका काफी समय पहले एक्सीडेंट की वजह से किसी और से बचा हो गया था और आगे उस बच्चे को हम दोनों मिलकर पालने वाले थे। लेकिन तुम्हारा दिल इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि तुमने उसे सीधे सीढ़ियों से धक्का दे दिया? उसके सिर्फ 3 वाक्य मेरे दिल पर हथौड़े की तरह गिरते रहे। मैंने मुठियां कस ली और दांत भींचकर फिर कहा, मैंने कहा ना, मैंने उसे धक्का नहीं दिया। लेकिन चाहे मैं ये बात कितनी भी बार कहता, सू मेंग्याओ की आंखों में सिर्फ ठंडापन और अविश्वास था। तभी नर्स गू शुहेंग को वार्ड से बाहर लेकर आई। सू मेंग्याओ तुरंत उसके पीछे चल दी और उसने मुझे एक नजर तक देखना जरूरी नहीं समझा। उसकी आंखों में जो ठंडापन और फैसला था, वैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। मेरे दिमाग में बस यही सवाल घूमता रहा कि आखिर मैंने उससे प्यार ही क्यों किया था। घर लौटकर मैं पूरी रात ड्राइंग रूम में चुपचाप बैठा रहा। मेरी आंखों में बिल्कुल नींद नहीं आई। उस दौर में कहीं भी सीसीटीवी नहीं था, इसलिए कोई भी मेरी बेगुनाही साबित नहीं कर सकता था। बाहर पूरी तरह सुबह होने के बाद ही मैं उठा, मुंह धोया और जल्दी जल्दी रेस्टोरेंट के लिए निकल गया। चाहे कुछ भी हो, रेस्टोरेंट तो खोलना ही था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसी दिन गू शुहेंग की मां लोगों को लेकर सीधे मेरे रेस्टोरेंट पर आ धमकेगी और सब कुछ तोड़ फोड़ देगी। वो जमीन पर बैठ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, ये मोटा आदमी एक मर्डरर है, इसने मेरे बेटे को लगभग मार ही डाला था। ऐसे आदमी के रेस्टोरेंट का खाना खाने की हिम्मत तुम लोगों में कैसे है? अगर इसका मूड खराब हो गया तो पता नहीं कब चाकू उठाकर किसी को मार डाले। उसकी बात सुनते ही सारे कस्टमर्स डर कर भाग गए। उसके बाद कोई भी मेरे रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं आया। जिस रेस्टोरेंट को मैंने दिन रात मेहनत करके खड़ा किया था, वो एक ही रात में ऐसी जगह बन गया जिससे हर कोई दूर भागने लगा। मैंने स्टाफ को सैलरी देकर घर भेज दिया और अकेले ही टूटी फूटी शॉप को साफ किया। फिर थके हुए शरीर को घसीटे हुए घर पहुंचा। सू मेंग्याओ पहले से डाइनिंग टेबल पर बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। उसने काफी देर तक ठंडी नजरों से मुझे देखा और फिर पहला वाक्य यही कहा, सब लोग चले गए? फिर उसने शांत आवाज में कहा, पहले तुमने डिवोर्स की बात की थी, अब मैं मान गई हूँ। अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले आओ, कल सुबह हम दोनों आर्मी में जाकर डिवोर्स रिपोर्ट जमा करेंगे। इतना कहकर उसने मेरे सामने डिवोर्स एप्लीकेशन रख दी। मेरी सांस हल्की सी रुक गई। उस पेपर पर लिखे बड़े बड़े शब्दों को देखकर भी इस बार मेरे दिल में ज्यादा हलचल नहीं हुई। पिछले जन्म की वही डिवोर्स एप्लीकेशन आखिर इस जन्म में भी मेरे सामने आ ही गई। मैं खुद पर हल्का सा मुस्कुराया, शायद यही होना था। जिस दिन मैं दोबारा जन्म लेकर लौटा था, उसी दिन मैंने उसे छोड़ने का फैसला कर लिया था। काफी देर बाद मैंने शांत होकर सिर हिलाया। ठीक है, मेरी इतनी आसानी से हामी भरने पर सू मेंग्याओ की आंखों में हैरानी की एक झलक दिखाई दी। शायद उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगा। अगली सुबह हम दोनों तय समय पर आर्मी ऑफिस पहुंचे और डिवोर्स रिपोर्ट जमा कर दी। पिछले जन्म की तरह इस बार कोई मुश्किल नहीं हुई। डिवोर्स सर्टिफिकेट उम्मीद से भी ज्यादा आसानी से बन गया। रजिस्ट्रेशन ऑफिस से बाहर निकलते ही सू मेंग्याओ ने मेरी तरफ देखकर कहा, फैमिली क्वार्टर वाला घर तुम ही रख लो, मैं बाहर शिफ्ट हो जाऊंगी। मैंने हाथ में पिछले जन्म जैसा ही डिवोर्स सर्टिफिकेट पकड़ा हुआ था। मैंने सिर हिलाकर कहा, नहीं, अब मैं वहां नहीं रहूंगा। मैं अब तुम्हारा फैमिली मेंबर नहीं हूँ, इसलिए तुम्हारे घर में रहने का कोई हक भी नहीं है। सू मेंग्याओ ने भौहें सिकोड़कर पूछा, फिर तुम कहाँ जाओगे? मैंने बिना झिझक जवाब दिया, गांव वापस। इतना कहकर मैं भारी कदमों से वहां से चला गया। गू शुहेंग की मां ने रेस्टोरेंट की ऐसी हालत कर दी थी कि उसे चलाना नामुमकिन हो गया था, इसलिए मुझे उसे बंद करना पड़ा। आखिर में मेरी हालत भी पिछले जन्म से ज्यादा अच्छी नहीं निकली। पहले मेरा इरादा बस स्टेशन जाकर गांव की टिकट खरीदने का था, लेकिन जब मैं रेलवे स्टेशन के पास से गुजरा तो अचानक मुझे
लू जियान की याद आ गई, जिसने कुछ समय पहले मुझे नर्स सिटी में काम और डेवलपमेंट का मौका दिया था। गांव लौटकर पिछले जन्म की तरह बेकार जिंदगी बिताने से अच्छा था कि मैं एक नई जगह जाकर नई शुरुआत करूं, जहां कोई मुझे जानता तक ना हो। मैं वापस फैमिली क्वार्टर लौटा, लू जियान का कॉन्टैक्ट ध्यान से संभाल कर रख लिया, फिर अकाउंट बुक निकालकर सारे पैसे गिने। रेस्टोरेंट से मैंने कुल 670 युएन, 8 माओ 6 फेन कमाए थे। इनमें से 600 युएन सू मंग्याओ को लौटाने के लिए काफी थे और बचे हुए करीब 70 युएन से मैं नर्स सिटी की ट्रेन टिकट खरीद सका था। अब मेरा वेट पहले से काफी कम हो चुका था, इसलिए सामान बांधते समय मैं सिर्फ वही कपड़े साथ ले गया जो अब मुझे फिट आते थे। बाकी सारे कपड़े बांधकर स्क्रैप में बेच दिए, जिससे 10 युएन और मिल गए। आखिर में मेरा सामान इतना कम बचा कि एक ही बैग में सब आ गया। बैग उठाकर जब मैं कमरे से बाहर निकला तो आखिरी बार पूरे आंगन को देखा। पिछले जन्म में मैं सोचता था कि यही मेरा हमेशा का घर होगा। डिवोर्स के बाद भी मैं वहां से जाना नहीं चाहता था और आखिर में सू मेंग्याओ ने मुझे और मेरे सामान को बाहर निकलवा दिया था। लेकिन इस जन्म में उसने खुद घर मुझे देने की बात कही। फिर भी अब मुझे वहां किसी चीज से कोई लगाव नहीं था। मैंने फैमिली क्वार्टर की चाबी, 3 साल की शादी के दौरान हुए खर्च का अकाउंट बुक और कपड़े में लपेटे हुए पूरे 600 युएन डाइनिंग टेबल पर रख दिए। फिर अपना बैग उठाया और बिना पीछे देखे नर्स सिटी जाने वाली ट्रेन में बैठ गया। पिछले जन्म और इस जन्म दोनों का हर रिश्ता और हर हिसाब आज से हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब हमारी कभी मुलाकात नहीं होगी। उसी समय हॉस्पिटल के वार्ड में सू मेंग्याओ गंभीर चेहरे के साथ फल लेकर गू शुहेंग के कमरे की तरफ जा रही थी। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची, आधा खुले दरवाजे के अंदर से गू शुहेंग और उसकी माँ की बातचीत सुनाई दी। उसकी माँ हंसते हुए बोली, इस बार मेंग्याओ का उस मोटे आदमी से डिवोर्स तो पक्का हो गया होगा ना? गू शुहेंग भी मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल। आखिर मैंने बेकार थोड़ी ही शराब पीकर किसी दूसरी औरत के साथ सोने और बचा होने वाली कहानी बनाई थी। फिर उसे बहाना बनाकर चेकअप रिपोर्ट लेने बुलाया और उस मोटे आदमी पर मुझे सीढ़ियों से धक्का देने का झूठा इल्जाम लगा दिया। मेंग्याओ खुद कह चुकी है कि डिवोर्स के बाद वो मुझसे शादी करेगी। इसे वो मेरे लिए कॉम्पेंसेशन मानेगी। उनकी हर बात सू मेंग्याओ के कानों में साफ साफ पड़ रही थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि झूठ बोलने वाला इंसान वही होगा जिसके साथ वो बचपन से बड़ी हुई थी। गुस्से में उसने दरवाजा जोर से खोल दिया। उसके चेहरे पर आग बरस रही थी। सिर्फ मुझे धोखा देने के लिए तुम लोगों ने एक इंसान की जिंदगी को दांव पर लगा दिया। उसके दिल का गुस्सा फट पड़ा। उसका मन कर रहा था कि वही उन माँ बेटे को खत्म कर दे, लेकिन तभी उसकी जेब में रखा डिवोर्स सर्टिफिकेट जलते लोहे की तरह उसके सीने को चुभने लगा। सू मेंग्याओ का पूरा शरीर कांप उठा और उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। तो सच में उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया था। तभी उसे मेरी वो बात याद आई कि मैं गांव लौट रहा हूँ। नहीं, उसे जाने नहीं देना चाहिए। उसने फल वहीं फेंके और बिना पीछे देखे हॉस्पिटल से भागती हुई घर पहुंची। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, पूरा घर खामोश था। मेरी हर चीज वहां से गायब हो चुकी थी। टेबल पर सिर्फ घर की चाबी, कपड़े में बंधे पैसे और एक अकाउंट बुक रखा था। कांपते हाथों से उसने अकाउंट बुक खोला। उसमें शादी के 3 सालों के दौरान उसने मुझ पर खर्च किए गए हर एक युएन का हिसाब लिखा था। आखिर में मेरी लिखी हुई एक लाइन थी, सू मेंग्याओ, पूरे 600 युएन, एक भी फेन कम नहीं, तुम्हें लौटा रहा हूँ। आज से हमारा कोई लेना देना नहीं रहा। वो भागकर रेस्टोरेंट पहुंची, लेकिन रेस्टोरेंट पहले ही बंद हो चुका था। उसे लगा मैं गांव लौट गया हूँ, इसलिए वो उसी रात गांव भी पहुंच गई। लेकिन वहां भी मैं नहीं था। किसी को नहीं पता था कि मैं कहाँ गया हूँ। सू मेंग्याओ ने मुझे बहुत लंबे समय तक ढूंढा, लेकिन उसे मेरी कोई खबर कभी नहीं मिली। साल 1988 में नर्स सिटी का यूएमिंग रेस्टोरेंट में इस बार सू मेंग्याओ ट्रेनिंग एक्सचेंज के लिए नर्स सिटी आई थी। काम खत्म होने के बाद उसकी महिला साथी वेनजंग जिद करके उसे यहाँ लाई और बोली, मेंग्याओ, इस रेस्टोरेंट का मालिक सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि लुक्स और पर्सनैलिटी में भी किसी फिल्म स्टार से कम नहीं है। यकीन मानो, यहाँ आकर तुम्हें बिल्कुल पछतावा नहीं होगा। आखिरकार सू मेंग्याओ उसकी बात मानकर यूनकाई यूएमिंग रेस्टोरेंट आ गई। एक एक करके सारे डिशेस प्राइवेट रूम में आने लगे। वेनजंग तो बड़े मजे से खाने लगी, लेकिन सू मेंग्याओ ने बस यूं ही एक और खाया। अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। उसे इन व्यंजनों में एक बेहद जाना पहचाना स्वाद महसूस हुआ। उसके मन में अचानक एक शक पैदा हुआ। उसने तुरंत चॉपस्टिक्स नीचे रखी और कहा, क्या मैं आपके बॉस से मिल सकती हूँ? वेटर के बाहर जाते ही वेनजंग मुस्कुराकर उसे छेड़ते हुए बोली, अरे मेंग्याओ, आखिर तुम्हारे दिल में भी किसी के लिए जगह बन ही गई। लेकिन सू मेंग्याओ ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसकी नजर लगातार दरवाजे पर टिकी रही। कुछ ही देर बाद दरवाजा खुला और अंदर एक लंबा, स्मार्ट और बेहद हैंडसम आदमी आया। सू मेंग्याओ तुरंत खड़ी हो गई। वो सामने खड़े आदमी को अवाक होकर देखने लगी। उसकी आंखों में सिर्फ हैरानी थी। उधर मैंने भी उसे देखते ही हल्की सी हैरानी महसूस की। इतने साल बाद अपनी एक्स वाइफ से फिर मुलाकात होगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन अब बहुत समय बीत चुका था। पुरानी बातों में उलझे रहने का कोई मतलब नहीं था। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर अंदर जाकर मुस्कुराते हुए बोला, बहुत समय बाद मिले सू मेंग्याओ। सू मेंग्याओ सामने खड़े पहले से कहीं ज्यादा हैंडसम हो चुके मुझे जटिल भावों से देखती रही। वह 5 साल तक मुझे ढूंढती रही थी, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि मुलाकात यहाँ होगी। उसने गहरी सांस लेकर कहा, बहुत समय बाद। वेनजंग को भी हैरानी हुई कि सू मेंग्याओ रेस्टोरेंट के मालिक को पहले से जानती है। वह हंसते हुए बोली, अच्छा, तो इसलिए तुम बॉस से मिलने की जिद कर रही थी। लगता है खाने का स्वाद पहचान गई थी। उसकी बात सुनकर मुझे भी सब समझ आ गया। मैं मन ही मन मुस्कुरा दिया। तो बात ये थी, इतने साल बाद भी वह मुझे नहीं भूली थी। मुझे थोड़ा अजीब लगा। शायद इंसान हमेशा उसी को याद रखता है जिसे वह खो देता है। इन सालों में बिजनेस करते करते मैं पहले जैसा भावुक नहीं रहा था। अब मैं अपनी फीलिंग्स चेहरे पर नहीं आने देता था। मैं मुस्कुराकर बोला, आज सच में बड़ा संयोग है। आज का पूरा बिल मेरी तरफ से। अगर और कुछ खाना हो तो वेटर से कह देना। मुझे अभी थोड़ा काम है, मैं चलता हूँ। वेनजंग कुछ कहने ही वाली थी कि सू मेंग्याओ ने पहले ही पूछ लिया, क्या आज काम खत्म होने के बाद थोड़ी देर बात कर सकते हैं? वेनजंग ने भौहें उठाकर सू मेंग्याओ की तरफ देखा। उसे लगा कहीं मेंग्याओ को रेस्टोरेंट के बॉस से प्यार तो नहीं हो गया। उसे पहले से पता था कि सू मेंग्याओ का डिवोर्स हो चुका है और उसके बाद उसने दोबारा शादी से हमेशा इनकार कर दिया था। हर बार जब भी उसे किसी मैच मेकिंग प्रोग्राम में ले जाने की कोशिश होती, वह मना कर देती थी। अब जाकर वेनजंग को वजह समझ आई। सू मेंग्याओ उसकी नजरों का मतलब समझ रही थी। अगर पहले की बात होती तो वह उसे तुरंत कोहनी मार देती, लेकिन इस समय मेरे अलावा उसके लिए कुछ भी ज्यादा जरूरी नहीं था। उसकी बात सुनकर मैंने मन ही मन ठंडी हंसी हंसी। अब हमारे बीच बात करने लायक बचा ही क्या था, लेकिन मेरे चेहरे पर कुछ नहीं आया। मैं पहले की तरह शांत रहा और बोला, शायद आज नहीं हो पाएगा, घर पर थोड़ा जरूरी काम है। उसी समय रेस्टोरेंट का मैनेजर जल्दी से मेरे पास आया और धीरे से बोला, बॉस, टेबल नंबर 58 पर एक कस्टमर। उसकी बात सुनकर मैंने भौहें सिकोड़ ली। मैंने सू मेंग्याओ और वेनजंग को इशारे से माफी मांगी और वहां से चला गया। मेरे जाते ही वेनजंग मुस्कुराकर बोली, अब समझ आया कि तुम मैच मेकिंग में क्यों नहीं जाती थी। दिल में पहले से कोई था। वैसे भी बॉस जैसा आदमी हो तो किसी और को कौन पसंद करेगा। इतनी अच्छी बॉडी और इतना हैंडसम चेहरा, आराम से
टीवी स्टार बन सकता है। सू मेंग्याओ ने उसकी तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, वह मेरा एक्स हस्बैंड है। वेनजंग की आंखें फैल गईं। क्या वह तुम्हारा एक्स हस्बैंड कैसे हो सकता है? तुम्हारा एक्स हस्बैंड तो बहुत मोटा था ना? सू मेंग्याओ ने आंखें सिकोड़कर पूछा, तुम्हें मेरे एक्स हस्बैंड के बारे में कैसे पता? असल में वेनजंग मेरे जाने के 1 साल बाद दूसरे यूनिट से हमारे ऑफिस में आई थी। नियम के हिसाब से उसे मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं होना चाहिए था। वेनजंग तुरंत चुप हो गई। उसे समझ आ गया कि उससे गलती हो गई है। वह झेंपते हुए बोली, बस लोगों को बातें करते सुना था। सू मेंग्याओ ने पूछा, कौन लोग? वेनजंग समझ गई कि अब बात छिप नहीं सकती, इसलिए सच बता दिया। कुछ साल पहले जब हम कैपिटल हॉस्पिटल गए थे तब मैंने कुछ नर्सेस को बातें करते सुना था, इसी वजह से मुझे पता चला। यह सुनते ही सू मेंग्याओ की भौहें और सिकुड़ गईं। कैपिटल हॉस्पिटल का नाम सुनते ही उसके मन में अनगिनत सवाल उठने लगे। क्या फिर से गू शुहेंग कोई चाल चल रहा था या सिर्फ नर्सेस की गॉसिप थी? उसने गंभीर होकर पूछा, अच्छी तरह सोचो, क्या उन नर्सेस में कोई गू शुहेंग नाम का भी था? एक बार सांप के काटने के बाद इंसान रस्सी से भी डर जाता है। गू शुहेंग की चालें आज तक उसके मन में बसी हुई थी। अगर उसकी वजह से गलतफहमी न हुई होती तो हम दोनों 5 साल तक अलग नहीं रहते। ये सोचते ही उसका चेहरा और भारी हो गया। वेनजंग ने उसे इतना गंभीर देखा तो ध्यान से याद करने लगी। वह बोली, मुझे याद है जब हम मिशन से लौटे थे तो कुछ युवा नर्सेस तुम्हें देखकर बात कर रही थी कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। तभी एक मेल नर्स ने कहा कि तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है। उसने यह भी कहा कि तुम्हारा पहला पति बहुत आलसी था, सिर्फ खाने का शौकीन था, बहुत मोटा था, उसका स्वभाव भी खराब था, उसने जबरदस्ती तुमसे शादी की थी और उसका कैरेक्टर भी खराब था। आगे की बात कहते कहते वेनजंग ने देखा कि सू मेंग्याओ का चेहरा गुस्से से काला पड़ चुका है, इसलिए वह चुप हो गई। सू मेंग्याओ इन झूठी बातों से बेहद गुस्से में आ गई। उसने कुछ देर गहरी सांस ली, फिर सख्त आवाज में बोली, यह सब सरासर झूठ है। वह बिल्कुल ऐसा इंसान नहीं था। शादी मैंने अपनी मर्जी से की थी। हाँ, उस समय वह थोड़ा जल्दबाज था, लेकिन वह कभी भी वैसा इंसान नहीं था जैसा लोग बताते हैं। वेनजंग ने भी सिर हिलाया। उसे भी लगा कि वह मेल नर्स पूरी तरह झूठ फैला रहा था। अभी जिस रेस्टोरेंट के मालिक को उन्होंने देखा था उसका उन नर्सेस की बातों में बताए गए मेंग्याओ के एक्स हस्बैंड से कोई मेल ही नहीं था। वेनजंग के मन में ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे धोखा दिया हो और वह गुस्से से भर उठी। वह बोली, वह मेल नर्स सच में बहुत घटिया इंसान है। उसने जानबूझकर तुम्हारे एक्स हस्बैंड की इमेज खराब की थी। सू मेंग्याओ ने उसकी तरफ तिरछी नजर से देखा और बोली, अगली बार जब कैपिटल हॉस्पिटल जाओ तो मुझे उसे पहचान कर जरूर दिखाना। मैं भी देखना चाहती हूँ कि कहीं फिर से गू शुहेंग ही कोई चाल तो नहीं चल रहा। वेनजंग ने तुरंत कहा, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, मैं उसे जरूर पहचान लूंगी। सू मेंग्याओ सामने रखे पूरे खाने को देखती रही। उसका बिल्कुल भी खाने का मन नहीं था, लेकिन क्योंकि यह खाना मेरे हाथों का बना हुआ था उसने फिर से बोल उठाया और खाना शुरू कर दिया। खाना खाते खाते उसने वेटर को बुलाकर मेरे पिछले कुछ सालों की बातें भी पूछी। खाना खत्म होने के बाद उसने वेनजंग से पहले वापस जाने को कहा। वेनजंग ने मुस्कुराकर उसे ऐसा लुक दिया जैसे सब समझ गई हो, फिर रेस्टोरेंट से चली गई। उधर सू मेंग्याओ रेस्टोरेंट के बाहर ही खड़ी होकर मेरा इंतजार करने लगी। मैंने टेबल नंबर 58 वाले कस्टमर का मामला निपटाया, फिर रेस्टोरेंट मैनेजर को ऑफिस में बुलाकर कुछ जरूरी बातें समझाई। मैनेजर के बाहर जाने के बाद कैशियर ने दरवाजा खटखटाकर कहा, बॉस, बाहर एक महिला अधिकारी काफी देर से खड़ी है, उनकी वजह से कस्टमर्स अंदर आने में हिचक रहे हैं, क्या उन्हें वहां से जाने के लिए कह दूं? मैंने हल्का सा सिर पकड़ लिया। मुझे पहले से पता था कि वह कौन है। मैंने हाथ हिलाकर कहा, रहने दो। कैशियर के जाने के बाद पूरे ऑफिस में सिर्फ मैं अकेला रह गया। मैं कुर्सी पर पीछे टिक गया और उंगलियों से आर्मरेस्ट पर हल्के हल्के टैप करने लगा। मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि सू मेंग्याओ के लिए मेरे मन में आखिर क्या बचा है। हमारे डिवोर्स को इतने साल हो चुके थे, लेकिन उसके अचानक सामने आ जाने से मेरा शांत मन फिर से बेचैन हो गया था। जैसे ही पुरानी बातें याद आती मेरा सिर दर्द करने लगा। लेकिन एक बात आई थी, मैं अपनी आज की शांत जिंदगी दोबारा बर्बाद नहीं होने देना चाहता था। लेकिन अगर वह यूं ही बाहर खड़ी रही तो भी बात नहीं बनेगी। मैं उसे अच्छी तरह जानता था। जिस बात का वह फैसला कर लेती उसे पूरा करके ही मानती थी। अगर आज नहीं मिली तो कल फिर आ जाएगी। आखिर उसे हमेशा के लिए कैसे दूर भेजूं? मैंने माथे पर हाथ रखा और परेशान होकर सोचने लगा। तभी मेरी नजर टेबल पर रखे मोटोरोला फोन पर पड़ी और अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। उधर सू मेंग्याओ काफी देर तक रेस्टोरेंट के बाहर मेरा इंतजार करती रही। जब उसने मुझे बाहर आते देखा तो वह सीधी होकर मेरी तरफ बढ़ी, लेकिन अगले ही पल उसके कदम रुक गए। उसकी आंखें सामने ही जम गईं और उसकी मुट्ठियां कस गईं। उसने देखा कि मैं मुस्कुराते हुए एक बेहद खूबसूरत और शांत स्वभाव वाली युवा लड़की की तरफ बढ़ा। मैंने हंसते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और प्यार से कहा, टैंग टैंग, तुम बिल्कुल टाइम पर आई हो, बताओ आज कहाँ घूमने चलें? वह लड़की भी मुस्कुराकर मेरे हाथ से बैग लेते हुए बोली, चलो मैं तुम्हें नर्स सिटी के नए मॉल में घुमाती हूँ। सू मेंग्याओ वहीं खड़ी हमें हंसते बात करते दूर जाते हुए देखती रह गई। उसके मुंह में कड़वाहट भर गई। उसने मन ही मन सोचा तो अब उसकी जिंदगी में कोई और आ चुकी है। उसकी आंखों की चमक बुझ गई और वह उदास होकर वहां से चली गई। लेकिन उससे क्या पता था कि उसके जाते ही रेस्टोरेंट के कैशियर ने तुरंत काउंटर पर रखे लैंडलाइन से मुझे फोन किया और बोला, बॉस वह चली गई। ये सुनते ही मैंने राहत की सांस ली और तुरंत उस लड़की का हाथ छोड़ दिया। मैंने कहा, ठीक है समझ गया, तुम अपना काम करो। फोन रखते ही लड़की ने नाराज होकर मेरी तरफ देखा और बोली, पता है तुम्हारी इस हरकत को क्या कहते हैं? काम निकलते ही पहचानना बंद कर देना। मैंने उसकी तरफ देखा, मोटोरोला पॉकेट में रखा और मुस्कुरा कर कहा, कैसी बातें कर रही हो? मैंने तो तुम्हें शुरू से ही एक ड्रामा करने के लिए बुलाया था। वह लड़की लू जीवन की भतीजी लू टंगटांग थी। कुछ समय पहले ही वह विदेश से वापस आई थी। लू जीवन ने मुझसे कहा था कि कुछ दिनों तक उसका ख्याल रखूं। लू टंगटांग ने मुस्कुराना बंद किया, भौहें उठाई और बोली, तो वह औरत तुम्हारी एक्स वाइफ थी? मुझे तो वह कुछ खास नहीं लगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, आज मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स। अगली बार मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। अब मुझे थोड़ा काम है, मैं चलता हूँ। इतना कहकर मैं मुड़ने लगा, लेकिन लू टंगटांग मुस्कुराते हुए फिर मेरे पास आ गई और उम्मीद भरी नजरों से बोली, तो क्या मैं कभी तुम्हारे हाथ का बनाया खाना खा सकती हूँ? मैंने बिना सोचे कहा, बिल्कुल। वह तुरंत खुश होकर बोली, तो अभी? मैं एक पल के लिए रुक गया और बेबस होकर उसकी तरफ देखने लगा। मेरा चेहरा देखकर वह जल्दी से बोली, ठीक है, तो कल मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मैंने सिर हिलाया, ठीक है, कल यूनकाई यूएमिंग रेस्टोरेंट में मिलते हैं। लू टंगटांग की आंखों में हल्की सी निराशा झलक गई। उसे लगा था कि मैं उसे अपने घर बुलाऊंगा, लेकिन उसने ज्यादा जिद नहीं की। उसे डर था कि कहीं मैं मना न कर दूं, इसलिए उसने मुस्कुराकर हाथ हिलाया और बोली, ठीक है, कल मिलते हैं, बाय। उससे विदा लेकर मैं नर्स सिटी वाले अपने घर लौट आया। इन सालों में मैंने नर्स सिटी में 10 से ज्यादा ब्रांचेस खोल ली थी। बेशक इसमें लू जीवान ने मेरी काफी मदद की थी। अब मैंने अच्छी खासी प्रॉपर्टी बना ली थी और यहाँ एक घर खरीदना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। नहाकर मैं सोफा पर बैठ गया और फोन खोलकर वर्क मैसेजेस देखने लगा। तभी मेरी नजर एक नए मैसेज पर पड़ी और मेरी भौहें सिकुड़ गईं। मैसेज में
लिखा था, बॉस शेन, क्या कल शाम आप ग्वांगयू बिल्डिंग की टॉप फ्लोर पर बने रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में मेरे साथ डिनर करने का सम्मान देंगे? आपकी महिला बिजनेस पार्टनर जंग लाओ।